हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मक्के के दाने का अंकुरण बताएंगे, अर्थात जर्मिनेशन ऑफ मैच ग्रेन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो नमी सोखने से मक्का का दाना काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके पहले मैंने चना, सेम, अरंड और काशी फल के अंकुरण को समझाया था, जो सभी द्विबीजपत्री बीज थे। और ये आज जो समझा रहे हैं मक्के के दाने का अंकुरण, ये एक बीजपत्री बीज होता है। तो लेकिन जो नमी सोखने वाली प्रक्रिया है बिल्कुल वैसे ही होती है। तो जब दाने को मिट्टी में बोया जाता है तो नमी सोखता है, नहीं पानी को अवशोषित कर लेता है मिट्टी से। तो इसीलिए कहा गया है नमी सोखने से मक्का का दाना काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब नमी सोखता है कोई भी दाना हो, कोई भी बीज हो, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। जल की उपस्थिति से एकमात्र बीजपत्र या स्क्यूटेलम प्रमुख रूप से सक्रिय हो जाता है। अब चूंकि उसके अंदर जल पहुंच जाता है, इसलिए जो स्क्यूटेलम होता है, जो बीजपत्र होता है, बीजपत्र को इसमें स्क्यूटेलम या वरुथिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बीजपत्र नहीं होते हैं तो उन्हीं को हम बीजपत्र समझ सकते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। तो जब जल सोख लेता है तो स्क्यूटेलम जो होता है प्रमुख रूप से सक्रिय हो जाता है, और एपिथीलियम से उत्पन्न होने वाले पाचक पदार्थ भ्रूणपोष में उपस्थित मंड पर क्रिया करके उसे घुलनशील शर्करा में बदल देते हैं। यानी भ्रूणपोष में जो बहुत सारा मंड उपस्थित था, जो स्टार्च उपस्थित था, उस पर क्रिया करके घुलनशील शर्करा में उसको बदल देते हैं। यानी एपिथीलियम जो होता है उससे उत्पन्न होते हैं बहुत सारे पाचक पदार्थ, जो भ्रूणपोष में मंड भरा रहता है उसको घुलनशील शर्करा में बदलते हैं। स्क्यूटेलम इन घुलनशील पदार्थों यानी भोज्य पदार्थों को भ्रूणाक्ष को देता है। अब जो स्क्यूटेलम होता है, जो घुलनशील ये पदार्थ थे, इसी के माध्यम से आते हैं और भ्रूणाक्ष में जाते हैं, वह वृद्धि करने लगता है। भ्रूणाक्ष क्या है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर जो बीजपत्र होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसमें बीजपत्र नहीं स्क्यूटेलम है, तो मूलांकुर और परांकुर जहाँ से निकलते हैं उसे ही भ्रूणाक्ष कहा जाता है। तो भ्रूणाक्ष को देता है। अब जब भ्रूणाक्ष को पोषण प्राप्त होने लगेगा तो वो वृद्धि करने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। और जब बढ़ेगा तो मैंने बताया था कि सबसे पहले मूलांकुर निकलता है। तो सबसे पहले मूलांकुर अपने खोल मूलांकुर चोल के अंदर से दाने के आवरण को तोड़कर बाहर निकल आता है। मैंने कल आपको मक्का का दाना और उसकी संरचना बताई थी, तो यदि आप नहीं देखें वीडियो देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मूलांकुर क्या है और मूलांकुर चोल क्या है। तो मूलांकुर की रक्षा करने के लिए मूलांकुर के ऊपर एक और आवरण होता है जिसे मूलांकुर चोल कहा जाता है। तो सबसे पहले मूलांकुर अपने खोल मूलांकुर चोल के अंदर से दाने के आवरण को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। मतलब जो मूलांकुर होता है वो अपने खोल, तो उसका खोल क्या है, मूलांकुर चोल को मूलांकुर का खोल कहा जाता है। तो मूलांकुर जो होता है वो मूलांकुर चोल को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। तो दाने के आवरण को तोड़ता हुआ, तो दाने के आवरण का मतलब है बीज चोल और फल भित्ति। बीज चोल यानी बाह्य आवरण और फल भित्ति। मैंने बताया था कि जो एक बीजपत्री बीज होते हैं उसमें बीज चोल यानी बीज का आवरण और फल भित्ति आपस में मिले रहते हैं। तो आवरण का मतलब ये हुआ कि बीज चोल और फल भित्ति दोनों को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। फिर मूलांकुर में वृद्धि अधिक तेज होती है, अतः वह मूलांकुर चोल को फाड़कर प्रथम जड़ के रूप में भूमि के अंदर स्थापित हो जाता है। तो सबसे पहले मूलांकुर निकल करके मूलांकुर चोल को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और भूमि के अंदर स्थापित हो जाता है। इससे अनेक छोटी शाखाएं भी निकलती हैं। अब उसी से क्या होता है कि उसी मूलांकुर से अनेक छोटी छोटी अन्य शाखाएं भी निकल आती हैं। जल्दी ही इसके ऊपरी जोड़ के पास से दो जड़ें और निकल आती हैं। जो ऊपर का जोड़ होता है, जो गांठ होती है, उससे भी अन्य दो जड़ें निकल आती हैं। तो इन्हें सेमिनल जड़ें कहा जाता है। जो दो जड़ें निकलती हैं इन्हें सेमिनल जड़ें कहते हैं। बाद में तो अनेक नई जड़ें बीजपत्राधार तथा प्रांकुर की प्रथम पर्वसंधि से निकलती हैं। और बाद में क्या होता है कि जहाँ पर बीजपत्राधार होता है, बीजपत्र का आधार होता है, वहाँ से अन्य
छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं परभक्षण से, या कह लीजिए अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें झकड़ा जड़ें भी आप कह सकते हैं और रेशेदार मूल भी कह सकते हैं। तो ये प्रथम जड़ जो होती है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जब मैंने जड़ वाला वीडियो आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, इसमें जब मूलांकुर से बनी जो जड़ होती है वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर अन्य छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो अगर अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ों की परिभाषा पूछी जाए तो आप बताएंगे कि जब बीज का अंकुरण होता है तो उसमें जो मूलांकुर से जड़ बनती है वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर कुछ अन्य छोटी छोटी जड़ें बन जाती हैं, निकल आती हैं, तो उन्हें ही अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं या झकड़ा जड़ कहा जाता है। तो उसके साथ ही जो प्रथम जड़ होती है, जो मूलांकुर से जड़ बनी होती है, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आते हैं आगे। तो मूलांकुर के थोड़ा बढ़ने के बाद, यानी जब मूलांकुर थोड़ा सा बढ़ जाता है, मिट्टी में लग जाता है, तो प्रांकुर अपने आवरण प्रांकुर चोल को तोड़ता हुआ बढ़ने लगता है। यानी अब क्या होगा कि मूलांकुर जो होता है जब पूरा स्थापित हो गया है तो प्रांकुर भी अपने आवरण प्रांकुर चोल को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है, या दाने के आवरण को तोड़कर बाहर निकलता है। अब दाने के आवरण यानी बीज चोल को और फल भित्ति को तोड़ता हुआ, या बीज आवरण और फल भित्ति को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। यहाँ प्रांकुर काफ़ी समय तक प्रांकुर चोल के अंदर ही रहकर बढ़ता रहता है। एक चीज़ ये बताई गई है कि जो प्रांकुर होता है वो अपने प्रांकुर चोल के अंदर ही रह करके धीरे धीरे करके वो वृद्धि करता रहता है, क्योंकि प्रांकुर चोल भी साथ साथ बढ़ता रहता है। यानी जब प्रांकुर बढ़ने लगता है तो प्रांकुर चोल भी साथ साथ बढ़ता रहता है, इसलिए वो उसके अंदर ही बढ़ता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है इतनी आसानी से। फिर कुछ लंबाई तक बढ़ने के बाद प्रांकुर अपने प्रांकुर चोल को तोड़कर बाहर निकल आता है। और जब कुछ लंबाई अधिक बढ़ जाती है प्रांकुर चोल की, तो क्या होता है कि जो प्रांकुर होता है वो प्रांकुर चोल को तोड़ देता है और तोड़ करके बाहर निकल आता है, और उस पर उपस्थित पत्ती खुलकर हरी हो जाती है। अब जब प्रांकुर चोल को तोड़कर वो बाहर निकल आया है तो इस तरह से, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से निकला हुआ है। अब उसमें जो उपस्थित पत्तियां होती हैं वो हरी हो जाती हैं, खुल जाती हैं। इसके बाद प्रांकुर चोल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और जो प्रांकुर चोल लगा हुआ होता है ऊपर से वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। देखिए चित्र में दिखाया गया है, प्रांकुर चोल है और ये धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे पत्तियां बनने लगती हैं तो ये प्रांकुर चोल धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के अंकुरण में भ्रूणपोष, वर्थिका अथवा स्क्यूटेलम भी इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, आदि दाने के लगभग सभी भाग भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। यानी जो इस प्रकार का अंकुरण होता है, या मक्के के दाने में क्या होता है कि जो भ्रूणपोष होता है और जो वर्थिका होती है आदि, ये सब दाने के लगभग जो सभी भाग होते हैं ये भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि अंकुरण में जो भ्रूणपोष होता है भूमि के अंदर ही रह जाता है, तो अंदर रह तो जाता है, लेकिन भ्रूणपोष का लगभग संपूर्ण भोजन जो होता है वो बढ़ते हुए भ्रूण के काम आ जाता है। यानी जो भ्रूण बढ़ने लगता है तो भ्रूण जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो उसमें भोजन होता है वो उसी में लगता जाता है, उसको पोषण प्राप्त होता रहता है और उसी से पूरा वो बढ़ करके बाहर निकलता है। तो संपूर्ण भोजन जो उसमें होता है भ्रूणपोष में वो लगभग में काम आ चुका होता है। इस प्रकार से एक नवोद्भिद पौधा तैयार हो जाता है। यानी इस प्रकार से एक मक्के का दाना से एक पौधा तैयार हो जाता है। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में अगर देखा जाए मक्के के दाने का अंकुरण कैसे होगा, तो सबसे पहले जब आप मक्के के दाने को मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में डालने से वो जल को अवशोषित करेगा, फूल जाएगा, और फूलने से क्या होगा कि जो उसका स्क्यूटेलम है, जो बीजपत्र था, या स्क्यूटेलम कह लीजिए, वर्थिका कह लीजिए, वो सक्रिय हो जाएगी, और सक्रिय होने से एपिथीलियम से उत्पन्न होने वाले जो पाचक पदार्थ होंगे वो भ्रूणपोष में उपस्थित जो मंड होता है उसको घुलनशील कर देते हैं, यानी घुलन अवस्था में कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये घुलनशील भोज्य पदार्थ भ्रूणाक्ष को जाने लगता है। जो भ्रूणाक्ष होता है सारा घुलनशील पदार्थ भ्रूणाक्ष को जाने लगता है, और भ्रूणाक्ष को जब जाने लगेगा तो सबसे पहले मूलांकुर चोल को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। अब मूलांकुर मिट्टी में आ गया है तो उसमें अन्य छोटी छोटी सी जड़ें निकल आती हैं, और जल्द ही उसके ऊपरी जोड़ के पास से भी 2 जड़ें निकलती हैं, जिन्हें सेमिनल जड़ें कहा जाता है या सेमिनल रूट्स कहा जाता है। तो ये सेमिनल जड़ें हो जाएंगी, और फिर इसके बाद क्या होता है कि अनेक नई जड़ें बीज पत्राधार से निकलती हैं।
बीज पत्राधार से जब अनेक छोटी छोटी सी जड़ें निकलती हैं तो उन्हें अपस्थानिक जड़ कहा जाता है, या रेशेदार जड़ कहा जाता है, या झकड़ा जड़ कहा जाता है। और जो मूलांकुर से बनी मेन जड़ थी, मेन वाली जड़ नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बीजपत्री जितने भी पौधे होते हैं उनमें मूलांकुर से बनी जड़ कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, और जो अन्य छोटी छोटी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, उन्हें झकड़ा जड़ें कहा जाता है। तो मूलांकुर के थोड़ा बढ़ने के बाद क्या हुआ कि प्रांकुर भी प्रांकुर चोल को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है, और फिर बाहर जब निकलता है तो उसमें से जो प्रांकुर चोल है कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है और एक नवोद्भिद पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से मक्के के दाने में अंकुरण होता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।